हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेरे साथ पूरी वीडियो को एनालाइज कीजिएगा। अगर फिर भी कोई वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को शेयर कीजिए। एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगी, पूरे एक्सप्लेन करूँगी। फिर भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर। आइए आज का जो डे है वो सेलिब्रेट जो किया जा रहा है, आज के दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है उसको हम देखते हैं। वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे स्पेस शिप आप देख सकते हैं ना, जैसे मूवीज में भी दिखाया जाता है, ये स्पेसशिप उतरते हैं, ठीक है, अनदर जो प्लैनेट से आते हैं ऐसे बोला जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कई बार इनको देखा जाता है स्काइज में, जब आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है तो ये गायब हो जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो इसी को ही आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है 2 जुलाई को 2021। एम क्या है इसका कि अवेयरनेस फैलाना लोगों में, ताकि मिलके हम सब जो हैं इनको इसके ऊपर काम कर सकें। जो देखे जाते हैं ये स्काइज में, ठीक है, ये जो स्पेसशिप रहते हैं इनको जो देखा जाता है स्काई में फॉर आइडेंटिफाइंग अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकें, ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस फैलाई जा रही है इस डे के तहत। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है जीएसटी डे। जीएसटी का मतलब होता क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि ये कौन से टैक्स में आता है? ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। एक तो रहता है डायरेक्ट टैक्स, एक तो रहता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या रहता है? जैसे एनुअली आप लोग टैक्स पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स रहता है मतलब इंडिया का कोई भी पर्सन है वो इनडायरेक्ट टैक्स को पे कर रहा है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। जैसे पेन लेने जाते हैं, बिस्किट का पैकेट लेने जाते हैं, वहाँ पे भी आपको जीएसटी वगैरह देखने को मिलती है, वो आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो इसी को ही इम्प्लीमेंट किया गया हमारी कंट्री में 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया जीएसटी को। क्लियर है? तो इसी दिन इसी को ही यादगार बनाने के लिए 1 जुलाई को हर साल जीएसटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। एम क्या है इसका कि लोगों को जीएसटी के बारे में अवेयरनेस फैलाना और इम्पोर्टेंस बतानी, ताकि जो न्यू इंडियन टैक्सेशन सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया गया था उसको कैसे हम आगे लेके चल सकते हैं। अगर बात करें, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी है, जीएसटी जो है इसको संवैधानिक बॉडी बनाया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। आर्टिकल आर्टिकल 279A में, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया। क्लियर? इसके अलावा जीएसटी काउंसिल देखने को मिलती है। जीएसटी काउंसिल की आपको हर साल मीटिंग देखने को मिलती है। जीएसटी काउंसिल को चेयर कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो आज के टाइम में कौन है? निर्मला सीतारमण। अगर कोई पूछे कि हमारे देश के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो है निर्मला सीतारमण जी। ये एक जीएसटी काउंसिल एक क्या है? फेडरल बॉडी है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, दोनों यहाँ पे रिप्रेजेंट रहते हैं। अब अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हैं। अदर जो मेंबर्स देखने को मिलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस के। वाइस चेयरपर्सन कौन रहते हैं? वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड अदर मेंबर्स जो होंगे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। वोटिंग का क्राइटेरिया क्या रहता है इसमें? सेंटर की अगर बात करें, सेंटर के मेंबर्स के द्वारा जो वोट किया जाता है 1/3 वोटिंग जो है वो एप्लीकेबल रहती है काउंसिल में। स्टेट्स की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो 2/3 वेट इन काउंसिल। अगर डिसीजन जो चाहिए होता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी टॉपिक को लेके, 75% जो वोटिंग है वो सफिशिएंट रहती है किसी भी डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आप मेरे को यहाँ से क्वेश्चन बताइएगा, जीएसटी से रिलेटेड जो एक्ट लाया गया, यानी कि जो बिल लाया गया, वो कौन सा था लास्ट? ठीक है, तो आप बताइए मेरे को रिलेटेड टू जीएसटी बिल कौन से नंबर का था। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इबोला वायरस से रिलेटेड है। इबोला वायरस से रिलेटेड न्यूज़ निकल के आ रही है। इबोला वायरस होता क्या है? ये क्या है? एक जूनोटिक बीमारी है, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। एनिमल टू एनिमल भी है और एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये फैलती है। ठीक है, एक वायरस है, ये काफ़ी खतरनाक वायरस है। ये पहले जो देखने को मिला ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वहाँ पे देखने को मिला। अभी ये न्यूज़ में है, पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना नीफा वायरस के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जो हमारी कंट्री में आउटब्रेक हुआ था। तो आप मेरे को यहाँ से क्वेश्चन बताइए, जो नीफा वायरस है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ, ठीक है, तो आप मेरे को यहाँ से बताइए कि जो नीफा वायरस है वो सबसे पहले कौन सी कंट्री में आइडेंटिफाई किया गया था?
क्लियर? ये आपका क्या है, होमवर्क है, प्लीज़ मेरे को बताइएगा। इबोला वायरस जो है ये स्प्रेड होता है एनिमल टू एनिमल, ह्यूमन टू ह्यूमन। तो फर्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स रहते हैं, फीवर रहता है, ठीक है, हेडेक वगैरह रहती है, ये सारी चीज़ें या ट्रांसमिट होता है चिंपैंजी से या शिप वगैरह या गोरिल्ला, इससे भी ट्रांसमिट होता है फ्रूट बैट से। अगर कोई आप फ्रूट वगैरह लेके आ रहे हैं, कोई भी जो फ्रूट्स रहते हैं, अगर आपको दिखे कि वो बाइट कर रखी है वो फ्रूट मत कंज्यूम कीजिएगा, और प्लीज़ धो के सारी चीज़ों को कंज्यूम कीजिए। इबोला आउटब्रेक ये अभी देखने को मिला, रिसेंटली ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी डिक्लेयर किया गया है कि जो इबोला आउटब्रेक है, स्टार्टिंग ये हुआ कहाँ पे, गुयाना में, फरवरी 2021 में। गुयाना कहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्टली ये डेडली वेव जो है 2013 टू 16 इबोला आउटब्रेक के चलते 11,300 पीपल की डेथ हुई। मोस्टली कहाँ पे हुई, गुयाना में, सायरा लियोनी एंड कहाँ पे, लाइबेरिया में। ओके, तो ये यहाँ पे इतने सारे लोगों की डेथ हुई फरवरी 2021 तक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो ये इसको 10 थ्रेट ऑफ ग्लोबल हेल्थ इन 2019 की जो लिस्ट है उसमें इबोला वायरस को भी इंक्लूड किया गया है। इबोला वायरस डिजीज़ जो है इसको फॉर्मली बोला जाता है इबोला हीमोमोरहैगिक फीवर। इबोला वायरस जो फर्स्ट डिस्कवर किया गया वो कब किया गया, 1976 में, नियर इबोला रिवर इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया में, यहाँ पे, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इबोला रिवर यहाँ से निकल के आती है, इबोला रिवर के नाम पे ही इस वायरस का नाम रखा गया है, पहला आइडेंटिफाई यहाँ पे किया गया। अगर बात करें ट्रांसमिशन जो होता है फ्रूट बैट की, जो यानी कि आप जो फ्रूट बैट किस फैमिली से बिलोंग करता है वो है टेरोपोडेडे, ये फैमिली से बिलोंग करता है फ्रूट बैट, ठीक है, ये काफ़ी टफ नेम है, ठीक है, आइडिया रखिएगा बस इसको। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता है इसका, बॉडीली फ्लूइड जैसे पसीना वगैरह निकलता है, ये सलाइवा जैसे रहता है एनिमल्स का, ठीक है, फ्रूट बैट, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकीज, ठीक है, इन सब चीज़ों से ये फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है इसका। इबोला जो स्प्रेड होता है यानी कि जो फैलता है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी होता है। ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स जो पसीना वगैरह रहता है किसी पर्सन की बॉडी से जो निकलता है, ठीक है, अगर कोई बीमार है इस इबोला वायरस से जूझ रहा है तो इस केस में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट जो है यानी कि कोई पोल्यूटेड चीज़ है, पोल्यूटेड फ्रूट है या कुछ आप कंज्यूम कर रहे हैं, उससे भी ये सारी चीज़ें फैल सकती है। सिम्टम्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। डिफ़िकल्ट है क्लिनिकली डिस्टिंग्विश करना कि इबोला जो है फ्रॉम अदर इन्फेक्शन डिजीज़ से बहुत ज़्यादा अलग आपको देखने को मिलता है, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड फीवर जो है, कन्फर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे सिम्टम्स रहता है बाय इबोला वायरस इन्फेक्शन यूज़ किया जाता है, यानी कि इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके इबोला वायरस को, इसको यूज़ करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिसको बोला जाता है एलिसा यानी कि एंटीबॉडी कैप्चर एंजाइम लिंक्ड इमोसोबेंट एसी, रिजर्व ट्रांस ट्रांसक्रिपेटिस पॉलीमराइज चेन रिएक्शन ऐसे, ठीक है, ये क्या है, मेथड्स है जिसको डायग्नोस्टिक मेथड बोला जाता है जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इंडिया के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और यहाँ पे गुयाना आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व, अभी घोषित किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 4th टाइगर रिजर्व। देखते हैं कौन सा, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है, ये राजस्थान में है, तो इसको अभी 4th टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। रिसेंटली ही रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने यानी कि इसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इनके द्वारा टेक्निकल कमेटी के द्वारा बोला गया कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यानी कि रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 4th टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा राजस्थान की तो 4th है, बट इंडिया की कौन सी 52nd है। क्लियर? अभी आने वाले समय में यानी कि 29 जुलाई इसी मंथ को आपको ग्लोबल टाइगर डे भी देखने को मिलेगा जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अवेयरनेस फैलाई जाएगी इसके चलते कि हम कैसे टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें, ये सिचुएटेड कहाँ पे है, ये 45 किलोमीटर
फ्रॉम बूंदी सिटी ऑन बूंदी नैवा रोड नियर विलेज रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट बूंदी राजस्थान। बेसिकली आपको इतना याद रखना है, ये बूंदी राजस्थान में लोकेटेड है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफाई इसको कब किया गया? ईयर 1982 में इसको नोटिफाई किया गया। और ये फैला कितने एरिया में है? 252.79 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला है। अगर बात करें टोटल एरिया 1017 स्क्वायर किलोमीटर तक इसको आइडेंटिफाई किया गया है। रिजर्व एरिया इसको आइडेंटिफाई किया गया है, इसमें फॉरेस्ट ब्लॉक देखने को मिलेगा। इतना याद नहीं करना आप लोगों को। और ये आपको इतना पता होना चाहिए किसके अंडर है, ये बफर जोन जो है रंथाबोर टाइगर रिजर्व, इसके अंडर इसको रखा गया है। अदर 3 टाइगर रिजर्व्स की अगर बात करें जो राजस्थान में सिचुएटेड है, जो टाइगर रिजर्व है विद ओवर 90 बिग कैट्स, यानी कि टाइगर्स जो हैं यहाँ पे कंजर्व किए जाते हैं, यानी कि इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। पहला है रैंथाबोर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पे? कोटा में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बच्चे बोलते हैं कि नेशनल पार्क समय करवाएं, टाइगर रिजर्व सारे करवाएं, तो सारे याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहे हैं बस उसी को ही आप रिवाइज करिए, उसी को ही आप नोट डाउन करिए, ठीक है। तो सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो न्यूज़ में है पर्टिकुलर, जो न्यूज़ में अभी चल रही हैं चीज़ें उसी को ही आप देखें। क्लियर? फ्लैग सत्याग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों ये न्यूज़ में है फ्लैग सत्याग्रह? अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, कौन है मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म? सॉरी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। वनडे एग्जाम में सीधे आपको मिनिस्ट्री पूछी जाती है, मिनिस्टर के नाम आपको याद रखने हैं। मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा अब एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया गया, उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया फ्लैग सत्याग्रह, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया गया, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो ये एक तरीका था, यानी कि फ्लैग सत्याग्रह क्या था? ये एक तरीका था पीसफुली सिविल डिसोबीडेंस था ये, ठीक है। ये एक तरह का ब्रिटिश जब रूल था हमारे इंडिया में, ब्रिटिश रूल के टाइम पर अगर कोई फ्लैग यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपनी कंट्री, यानी कि अगर कोई पर्सन अपनी कंट्री का फ्लैग यूज़ कर रहा है तो ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको रोका जाता था, फ्लैग को यूज़ करने के लिए उसको रोका जाता था। जो राइट हैं लोगों के और फ्रीडम, उसको भी कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। तो बहुत ही दयनीय कंडीशंस थी। इसके थ्रू हम क्या करते थे, यानी कि जो फ्लैग हैं, फ्लैग फैला रहे हैं, अपना फ्लैग को हम दिखा रहे हैं, इसके थ्रू ब्रिटिश रूल को चैलेंज करते थे, यानी कि ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया जाता था कि हम लोग आपसे डरते नहीं हैं, हम अपनी आज़ादी लेके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो फ्लैग दिखाकर ये सब चीज़ें की जाती थी, ठीक है, ये सब की चुनौती दी जाती थी। फ्लैग सत्याग्रह जो है कंडक्ट जो हुआ, यानी कि मोस्टली जो सिटी में हुआ जबलपुर और नागपुर, कब? 1923 में। और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो था वहाँ पे भी देखने को मिला। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये आप देख सकते हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं, इस कैंपेन को प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा प्यारा फ्लैग। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गगनयान मिशन की बात हो रही है। प्रोग्राम जो है गगनयान, ठीक है, ये एक इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है जो 2022 में क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। बट दिसंबर अभी 2021 में इसका पहला जो फेस है वो देखने को मिलेगा। प्रोग्राम गगनयान की अगर बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्लान किया गया है, लॉन्च करेंगे वो फर्स्ट अनक्रू, यानी कि क्रू नहीं होंगे, अनक्रू मिशन जो है, यानी कि एक टेस्ट फ्लाइट होगी। अनक्रू मिशन दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा पहला। ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसके द्वारा। और ये पार्ट है किसका? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान का। क्लियर? आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। काफ़ी ज़्यादा चैलेंज देखने को मिले, क्यों? क्योंकि कोविड-19 का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है। तो लॉकडाउन की ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी वो स्टॉप हो गई थी, ठीक है। डिलीवरी शेड्यूल्स जो हैं इससे डिस्टर्ब हुए। एज पार्ट ऑफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गगनयान मिशन भी हम लोगों का। तो टू जो क्रूड फ्लाइट्स हैं उनको प्लान किया गया है, टेस्ट फ्लाइट हैं ये। एंड टू एंड कैपेसिटी जो है मैन मिशन की, फॉर्मल अनाउंसमेंट जो की गई है, यानी कि अनाउंसमेंट इसकी कब की गई थी? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी जब इंडिपेंडेंस डे को ये एड्रेस कर रहे थे। कब? अगस्त 15 2018 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। अगर बात करें इनिशियल टारगेट जो है इसको लॉन्च करने का, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है, यानी कि
हमारी जो 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे हम इंडिया इंडिपेंडेंस की, कब? 15 अगस्त 2022 में। इससे पहले पहले हम लोगों ने ये मिशन को पूरा करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैपेबिलिटीज़ जो हैं, यानी कि ह्यूमंस को सेंड करने की, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको सेंड किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये आपको लो अर्थ ऑर्बिट, यहाँ पे ये स्पेस जो मिशन है, गगनयान मिशन, यहाँ पे भेजा जाएगा। इसी के अलावा जो है इंडियन लॉन्च व्हीकल जो है क्या करेगा, पूरी सेफ्टी के साथ लो अर्थ ऑर्बिट पे ये घूमेगा। 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स जो हैं ऑलरेडी रशिया के द्वारा इनको ट्रेन किया गया है, फ्लाइट ट्रेनिंग दी गई है, पार्ट ऑफ गगनयान प्रोग्राम। इसरो जो है, यानी कि GSLV Mark 3, इससे GSLV Mark 3 से ये जो लॉन्चर है, हमारे जो ह्यूमन जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको लेके जाएगा। ये मिशन इसके द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। आइडेंटिफाई जो किया गया है स्पेशली इस मिशन के लिए ही इसको आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। ये क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट है, ये पोलर ऑर्बिट आप बोल सकते हो, और ये जियो स्टेशनरी। क्लियर? अगर बात करें तो ये मैन मिशन है, 5 to 7 डेज इन स्पेस में रहना है, ठीक है। सोलर एरे डेवलपमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोस्ट इसकी लॉन्च इसको 2022 में किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुली मिशन हमारा हो जाता है, मिशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है, तो हमारी इंडिया जो है ये 4th नेशन बन जाएगी। ह्यूमन मैन स्पेस फ्लाइट मिशन अगर ये हम लॉन्च कर देते हैं सक्सेसफुली, ठीक है, तो USA, रशिया और चाइना के बाद हमारी जो इंडिया है ये 4th नंबर की बन जाएगी, ठीक है। अगर इसरो की हम बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल स्पेस एजेंसी है, इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंडर इसके जो है विक्रम साराभाई हैं। फाउंड कब किया गया? 15 अगस्त 1969 में इसको फाउंड किया गया। के सिवान इसके क्या हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है। सब्सिडरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसकी सब्सिडरी है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये नेशनल अवार्ड है जो इंस्टीट्यूट किया गया है। ये लेट पोइट लिटरेट कुवेम्पू, ठीक है, ये पोइट थे, इनके ही नाम पर ये इस पुरस्कार को इंस्टीट्यूट किया गया है। अभी जो ये अवार्ड दिया गया है वो ओडिया पोइट, यानी कि उड़ीसा के पोइट हैं, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। तो इनको 2020 के लिए नवाजा गया है। प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये, ठीक है। कैश प्राइज इसमें दिया गया 5 लाख एंड सिल्वर मेडल एंड सिटेशन, ठीक है। ये थे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है इस लेक्चर से रिकॉर्डिंग, तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का आपको जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप अपनी PDF को कलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।